हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत मेरी अविस्मरणीय यात्रा इस निबंध का लेखन करेंगे। विद्यार्थियों, आपके सामने मैं अपना अगला वीडियो लेकर एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। यह वर्णनात्मक निबंध है और निबंध है मेरी अविस्मरणीय यात्रा, जिसे आप यात्रा को सैर भी कहते हैं। कहीं घूमने टहलने आप गए हैं, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा है, वह आपके लिए न भूलने वाली याद कैसे बन गई है, उसी पर मेरा निबंध है। बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के हिसाब से यह काफ़ी महत्वपूर्ण निबंधों में से एक माना जाता है। अविस्मरणीय अर्थात न भूलने वाली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो मुझे आज भी नहीं भूल रही है, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और एक बात और बता दूं कि चूंकि अपने अनुभवों पे मैंने लिखा है, मैंने खुद इसकी यात्रा की है, इस कारण से यह निबंध थोड़ा सा बड़ा हो गया है और आप भी इसी आधार पर अपनी यात्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। प्रश्न इस तरह आना है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए 7 मार्क्स के लिए, 7 अंकों के लिए। अब मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे जो कि आपको अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखने हैं, दिए नहीं रहेंगे। प्रश्न केवल इतना दिया होगा। ये मुद्दे ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ लिखना है, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, शुरुआत, प्रारंभ। आरंभ कहाँ से करेंगे? इसमें आप यात्रा की तिथि, कब आप गए, कहाँ पर आप गए और आपके साथ और कौन कौन था, उन सारी बातों का जिक्र यहाँ पे करेंगे, लगभग 10-15 पंक्तियों के आसपास में। दूसरा और महत्वपूर्ण, पूरा का पूरा निबंध इस दूसरे पॉइंट में लिखा जाएगा, दूसरे मुद्दे में लिखा जाएगा। यात्रा यानी पर्यटन स्थल का वर्णन, जहाँ पर आप गए हैं वहाँ की विशेषताओं का वर्णन, वहाँ की सुंदरता का वर्णन, वहाँ के आसपास का वर्णन, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं का वर्णन आपको इसमें करना होता है कि आप जहाँ पर घूमने गए वहाँ पर क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने समझा, कैसा लगा आपको, उन सारी विशेषताओं का, उन सारी सुंदरताओं का, उन सारी खूबियों का वर्णन आपको यहाँ पर करना होता है। तीसरा है उपसंहार, जिसे समापन या समाप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपके ऊपर इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं उन मुद्दों को जेहन में रखते हुए। तो सबसे पहले आपको लिखते समय यह ऊपर जो मैंने बताया नहीं लिखना है, से उत्तर डालिए और जिस निबंध को आप लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डालिए, बीचों बीच मेरी अविस्मरणीय यात्रा। अब यात्राओं के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं और यह शेर आपने नहीं लिखा तो आपका लिखना व्यर्थ है। तो यह शेर लिखिए, किसी शायर ने लिखा है, शैर कर दुनिया की गाफिल, शैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मतलब कि आपको दुनिया की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि जीवन है तो जीवन खुद एक यात्रा है। और अगर जवान जिंदगी रही भी तो जवानी नहीं रहेगी, बुढ़ापे में आप कहीं भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। यहाँ से शुरुआत करिए। यह अगर कोटेशन आप डालते हैं, यह शेर आप डालते हैं, निश्चित तौर पे आपके मार्क बढ़ेंगे। इसके बाद पहले पैराग्राफ की शुरुआत, मैं शुरुआत से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति कर रहा हूँ। घुमक्कड़ यानी घूमने वाला, प्रवृत्ति अर्थात आदत, स्वभाव। नए नए स्थलों की सैर करना मुझे पसंद है। ऊपर लिखी गई पंक्तियां भी मुझे घूमने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यानी यह जो पंक्तियां शायर ने लिखी हैं, यह पंक्तियां बार बार मुझे मोटिवेट करती हैं, मैं भी जाऊं और घूम करके दुनिया में किन्हीं स्थानों पे घूम कर आऊं। मनुष्य आदिकाल से ही घुमक्कड़ रहा है। आप जानते हैं कि प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वे यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। आजकल लोग मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से यात्राएं करते हैं। तो यहाँ पे यात्रा करने का उद्देश्य आप बता दीजिए कि किन कारणों से लोग यात्रा करते रहते हैं। ज्ञान पाते हैं, घूमने जाते हैं तो साथ में ही मनोरंजन हो जाता है। ऐसी एक यात्रा करने का अवसर मुझे अपने परिवार के साथ मिला। अब कहाँ
किसके साथ में मैं यात्रा पर गया वह मैंने लिख दिया। जरूरी नहीं कि आप परिवार के साथ लिखें, आप अपने मित्रों के साथ भी लिख सकते हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ में घूमने के लिए गया हुआ था। अपने परिवार के साथ की गई बनारस की यात्रा की यादें अविस्मरणीय बन गई। अब यहाँ पे मैंने बनारस का जिक्र किया कि मैं बनारस घूमने गया था, वहाँ की यात्रा पर गया था। आप जो है कहीं का भी लिख सकते हैं, आप ताजमहल देखने जा सकते हैं, आप दक्षिण भारत में कहीं पे जा सकते हैं, आप मुंबई के ही किसी स्थान का वर्णन कर सकते हैं जहाँ की यात्रा आप किए हों अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब यह यात्रा अविस्मरणीय है, अर्थात न भूलने वाली याद कैसे बनी उसके बारे में बात करेंगे। वहां जाने की तैयारी कैसे किस रूप में हुई उसका भी वर्णन करेंगे। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। पिताजी ने जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बनारस की सैर करने का निश्चय किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि हम कहाँ की यात्रा किए, कौन से महीने में किए, तो यात्रा की तिथि या स्थान और साथ में कौन गया, यहाँ पे परिवार पूरा गया, तो इसका पूरा जिक्र हमने कर दिया। यह पहला पैराग्राफ हो गया हमारा। अब दूसरे पैराग्राफ में जो कि मुख्य है उसमें हम जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, दूसरा मुद्दा है हमारा यात्रा स्थल का वर्णन, जहाँ पे विशेषताओं, सुंदरताओं और आसपास का वर्णन हमें करना है, जो कुछ भी देखा। अब यहाँ पे यह जरूर बताना है कहाँ से गए और कहाँ पर गए और कैसे गए। बनारस की यात्रा को लेकर मेरे मन में बहुत उत्साह था। मैं मुंबई से रेल यात्रा का आनंद उठाते हुए अपने परिवार के साथ शाम 5 बजे वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी को काशी तथा बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो वाराणसी के 3 नाम हैं, चाहे वाराणसी कहिए, काशी कहिए या बनारस कहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरे मन में किस तरह की हलचल हो रही थी, कब मैं यात्रा के लिए निकला, किन लोगों के साथ निकला और यात्रा वाले स्थान पर कब पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, उसका जिक्र। बनारस में मेरे चाचा जी रहते हैं। अब आप यहाँ पे अपने मित्र की बात कर सकते हैं, मेरा मित्र रहता है या मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, या भाई रहता है, या दूर के रिश्तेदार, या मामा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पहचान वाले की जिक्र कर सकते हैं। हम सभी उनके बंगले पर पहुंच गए। बनारस के बारे में मैंने दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन, समाचार पत्रों तथा लोगों से बहुत कुछ सुना था। मैं बनारस के मंदिर, घाट, नदियां, संस्कृति आदि को देखने जानने के लिए लालायित हो रहा था। लालायित होना यानी उत्सुक हो रहा था। रात किसी तरह गुजरी और प्रातःकाल हम सभी बनारस की सैर पर निकल दिए। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से मुझे बनारस के बारे में पता चला था, कैसे मैं उसके वहाँ पे जाने के लिए लालायित था, क्यों लालायित था, तो उसका जिक्र मैंने कर दिया। और घूमने के लिए कब मैं सैर पर निकला उसका भी वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया। मुझे पता चला कि बनारस जिसे वर्तमान में वाराणसी और पूर्व काल में काशी कहा जाता था, विश्व के प्राचीनतम पुराने शहरों में से एक है। बनारस के बारे में जितना सुना था उससे कहीं अधिक दर्शनीय पाया। दर्शनीय मतलब देखने योग्य पाया। ऐतिहासिक ही नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह शहर भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब जहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ का जिक्र मैंने किया कि वहाँ पर जो है मुझे किस तरह से महत्वपूर्ण है उसका वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ देखा उसका वर्णन, और ध्यान रखें कि यह मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, उसी का वर्णन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। हिंदू धर्म में बनारस एक पवित्र नगर माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त मतलब कि आप यहाँ पे हर तरह से मुक्ति पा सकते हैं। आप मुक्ति का स्थान कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति का क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी शब्द 2 शब्दों, वरुणा एक नदी का नाम है और अस्सी एक घाट का नाम। घाट क्या होता है? नदी के किनारे का भाग। जिसे समुद्र के किनारे को आप चौपाटी कहते हैं, वैसे नदी के किनारे को आप घाट कहते हैं।
अस्सी एक घाट का नाम है के मेल से बना है। बनारस को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। अर्थात बनारस को कितनी कितनी विशेषताओं से, कितने विशेषणों से बुलाया जाता है, कितने उसके उपनाम प्रचलित हैं, उसका जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया। वाराणसी सब नाम इसका क्यों पड़ा है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मैं और मेरा परिवार सबसे पहले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र में आप देखें त्र्यंबकेश्वर में है ज्योतिर्लिंग भगवान का, तो उन्हीं में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग पूरे देश भर में हैं, उनमें से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। मंदिर को अब क्या कुछ देखा मैंने, मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंत्रोच्चारण यानी मंत्र का जाप, मंत्रोच्चारण से मन को असीम शांति का अनुभव हो रहा था। असीम यानी इतनी अधिक शांति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। चारों तरफ मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंज रही थी और मंदिर के भीतर भक्तों की भीड़ लगी थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे लोग मंत्र पढ़ रहे थे, शांति का अनुभव हो रहा था, घंटों की आवाज गूंज रही थी और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। सभी श्रद्धालु कौन होते हैं? जो वहां पे श्रद्धा से भरकर दर्शन करने आए हूँ। श्रद्धालु बारी बारी से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। अब यह हुआ भगवान शंकर का दर्शन, जो काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उसका जिक्र। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है। हम सभी वहां से सारनाथ के लिए निकल गए। सारनाथ प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु, गौतम बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की थी वहां पर ही है। वहां पर गए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अर्थात ज्ञान मतलब शिक्षा यहीं पर दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। वहां पर स्थित धामेक स्तूप, चतुर्मुख सिंह स्तंभ, चौखंडी स्तूप बहुत ही आकर्षक है। मेरा एक वीडियो भी इस पर आया था बनारस के ऊपर, तो वहां पे मेरा वो ब्लॉग था, उसमें मैंने दिखाया हुआ था धामेक स्तंभ, चतुर्मुख सिंह स्तंभ और चौखंडी स्तंभ। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे धामेक स्तंभ है, चतुर्मुख स्तंभ है, सिंह स्तंभ है, चौखंडी स्तंभ है। वो बहुत ही आकर्षक है। अर्थात एक बार आप देखने लगेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, आप नजरें नहीं हटा सकेंगे। हम सभी एक टक उसे और उसकी ऊंचाई को ही देखते रहे। बहुत ऊंचा है। मुझे लगता है कि अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो 7-8 महले की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है, इतना ऊंचा गोले के रूप में है और काफी चौड़ाई भी है। देखते ही रहे। वहां पर हिरण भी झुंड में विचरण करते दिखाई दिए। वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे हिरण थे और उन हिरणों का उनसे बड़ा संबंध है। क्यों? हिरण को सारंग भी कहते हैं और सारंग से ही सारनाथ नाम पढ़ने की आशा है। सारनाथ नाम भी मुझे लगता है उसी से पड़ा है। तो वहां पे बहुत सारे हिरण दिखाई पड़े, जैसे मुंबई के चिड़ियाघर में दिखते हैं भाईकल्ला में, उससे कहीं ज्यादा बहुत सारे हिरण वहां पे टहल रहे थे, झुंड में थे, ग्रुप में थे और घूम रहे थे। वहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी थी। बहुत सारे दूर दूर से लोग, बौद्ध भिक्षु वहां पर घूमने के लिए, दर्शन के लिए आए हुए थे। बहुत अच्छी जगह है, समय मिले तो जरूर जाइए। सारनाथ में राजकीय संग्रहालय और जैन मंदिर दर्शनीय स्थल है। सारनाथ में और क्या देखने लायक है? वहां पे एक म्यूजियम है। वह म्यूजियम जो है बहुत ही अच्छा है। वहां पर पुरानी बौद्ध मूर्तियां रखी गई हैं, साथ में पुराने जो बर्तन इत्यादि वह रखे गए हैं। पूरा एसी है। गर्मी के समय में जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया है। हम लोग वहां गए। साथ में ही जो अपना सारनाथ है, सारनाथ का जहाँ पे स्तूप है, उसी में बगल में सटा हुआ जैन मंदिर भी है। वहां भी बहुत असीम शांति रहती है। हम सभी ने वहां के चित्रों को
अपने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो कुछ देखा जो कुछ किया उसका यहाँ पे जिक्र रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये आपका निबंध है, ये इस तरह के निबंधों में हर जगह जो वर्णनात्मक निबंध है वहाँ पे व्यक्ति मौजूद रहता है, जिसके साथ वह घटना घटित हुई है, जिसने यह सब यात्राएं की हैं, तो वह हर जगह उपस्थित रहेगा। उसने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया है, उसका जिक्र उसे वहाँ पे करना है। सारनाथ के सौंदर्य को समेटे हुए हम सभी बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देखने गए। यह शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म है। बीएचयू की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इसके मुख्य परिसर के प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी है। वहाँ पे भी एक विश्वनाथ का, नया विश्वनाथ कहा जाता है, वहाँ विशाल शंकर जी का मंदिर है। हम सभी ने वहाँ भी दर्शन किए। वहाँ पर चारों ओर छात्रों की भीड़ दिखाई दी। विश्व की महानतम यूनिवर्सिटियों में से एक, विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बहुत ही सुंदर है, मौका मिले तो जरूर जाइए। हम सभी ने वहाँ भी दर्शन किए। वहाँ पर चारों ओर छात्रों की भीड़ दिखाई दी। दोपहर हो गई थी और हम सभी के पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। मेरे चाचा ने बताया कि काशी में भी एक लंका नामक स्थान है। आप जानते हैं, एक लंका वह है जहाँ का राजा रावण था, जो सीता को का हरण करके ले गया था अपने साथ में लंका में, जिसके कारण पूरी रामायण हुई थी। लेकिन बनारस में भी एक लंका है। वहां पर चाची की दुकान, दुकान का नाम है चाची की दुकान। जैसे काका का ढाबा, वैसे ही चाची की दुकान पूरी सब्जी के लिए मशहूर है। आप बोलेंगे सर पूरी सब्जी क्यों खाए? भाई वहां का फेमस है पूरी सब्जी जो है, इसलिए वहां पे पूरी सब्जी चाची की दुकान पे खाने गए। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी बनारस की पहचान। तो यहाँ पे मैंने यह जो कुछ खाया और वहाँ पे खान पान के जो सामान है, जो सामग्री, व्यंजन जो है, उसका जिक्र मैंने किया। तो आप भी यात्रा में जाएं तो इसका लेखन जरूर करें कि क्या कुछ वहाँ पे मिलता है, प्रसिद्ध खान पान की चीज़ें कौन सी है। तो बनारस में सब्जी पूड़ी और गर्मा गर्म जलेबी वहाँ पे मिलती है। और वहाँ पे मैंने पाया कि लोगों की भीड़ लगी रहती है, सुबह से लेकर के रात तक वहाँ पे लोग लाइन लगा के वहाँ पे खाना लेते हैं। कद्दू की पूड़ी सब्जी मिलती है और पूड़ी मिलती है, साथ में गर्मा गर्म जलेबी। हम लोगों ने भी वहाँ पर पेट की आग बुझाई। पेट की आग यानी भूख को मिटाया। वास्तव में पूड़ी सब्जी और जलेबी अत्यधिक स्वादिष्ट थे। आजकल बाटी चोखा तथा दक्षिण भारतीय व्यंजन यानी डोसा, इडली और पंजाबी खाना भी खूब वहाँ पे बनारस में प्रचलित है, अर्थात लोग उसे भी खूब खाते हैं। और क्या देखा आगे, उसका वर्णन। पेट पूजा यानी खाना पीना होने के बाद हम सभी अन्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए निकल पड़े। बनारस को तंग गलियों का शहर कहा जाता है, यानी वहाँ के जो रास्ते हैं बहुत कंजस्टेड हैं। जैसे अपने धारावी में देखिए आप, वैसे तंग गलियों का शहर कहा जाता है। परंतु वहाँ पर अब सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, यानी वो तंग गलियाँ जो थी उनको चौड़ा करके काफ़ी अच्छा रास्ता बना दिया गया है। हमारी गाड़ी काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर और भारत माता मंदिर से होकर गुजरी। हम सभी ने वहां पर दर्शन किए। तुलसी मानस मंदिर 2 महले का है। अब उसका जिक्र करना जरूरी क्योंकि वह विशेष है। अब आगे क्या विशेषता वह आप देख लेंगे। वहां की दीवारों पर संपूर्ण श्री रामचरितमानस लिखा गया है। और श्री रामचरितमानस छोटा सा नहीं है, बहुत मोटा सा है। वह वहाँ की दीवारों पर, जो तुलसी मानस मंदिर है उसकी दीवारों पर 2 महले तक वहाँ पर श्री रामचरितमानस लिखा गया है। संत गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति भी है और धारा प्रवाह रूप में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। धारा प्रवाह यानी बिना रुके। तुलसीदास जी की जो मूर्ति है उसकी उंगलियां रामायण के पन्ने, श्री रामचरितमानस के जो पन्ने हैं उनको पलटते हुए दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे तुलसीदास की जो मूर्ति है वही रामचरितमानस का पाठ कर रही है, बार बार पेज पलटती है वह मूर्ति।
संकट मोचन पर अत्यधिक बंदर दिखाई पड़े। यदि सावधान न रहें तो बंदर सामान छीनकर भाग जाते हैं। बहुत सारे बंदर भी वहाँ पे दिखाई पड़े। और हाँ, सेफ्टी भी बहुत जरूरी थी, वहाँ पे मास्क इत्यादि लगाना बहुत कंपलसरी था। आगे बढ़े। मंदिरों की यात्रा के बाद हम सभी रामनगर का किला देखने गए। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण मक्खन आप जानते हैं, मक्खन के रंग, जिसे बटर कहते हैं आप, मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से हुआ है। यह काशी नरेश का निवास स्थान है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी, म्यूजियम भी है। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर जाएं। वहाँ से गंगा नदी देखने का बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है। रामनगर के किले से गंगा नदी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। रामनगर का किला देखने के बाद हम सभी ने चाय नाश्ता किया। दिवस का अवसान समीप था, अर्थात दिन का अंत होने वाला था। पूरा दिन बीतने को आ गया यहाँ पे यात्रा करते करते। हम सभी बनारस के घाटों और गंगा आरती देखने के लिए लालायित हो रहे थे। मेरे चाचा ने बताया कि बनारस में गंगा नदी के किनारे कुल 88 घाट हैं। बाप रे, यानी पूरी की पूरी गंगा जो है यू टर्न लेकर के पूरा बनारस को घेरे हुए हैं। 3 तरफ से गंगा नदी है बनारस में, तो कुल 88 घाट हैं, किनारे हैं नदी के, और सभी की अपनी विशेषताएं और महत्व है। इन घाटों में से दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ अब हम लोग दर्शन इत्यादि कर लिए हैं, किला देख लिए हैं, अब घाट और आरती देखने के लिए पहुंचे हैं, गंगा आरती, और उसमें से 3 प्रमुख जो घाट हैं उनका जिक्र मैंने किया। हम सभी ने संध्या बेला में इन घाटों की सुंदरता को देखा। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो 80 घाट है, इसके कारण बनारस के लिए कहा जाता है सुबह बनारस, अर्थात सुबह हो तो बनारस में 80 घाट में, क्योंकि सूर्य की किरणें जब गंगा 80 घाट के पास गंगा नदी के पानी पर पड़ती हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य उपस्थित होता है। पूरा का पूरा पानी जो है वह चमकीला बन जाता है, सुनहरे रंग का बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने संध्या बेला में इन घाटों की सुंदरता को देखा। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। यह घाट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी घाट पर हमें गंगा आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, मतलब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने एक नौका कर ली, नाव पे हम लोग बैठ गए। रात के समय गंगा नदी में नौका विहार और घाट पर गंगा आरती देखते ही बनती थी। नौका विहार अर्थात नाव से हम लोग पानी में यात्रा कर रहे थे। इस आरती को देखने के लिए देश और विदेश के लोग उत्सुक रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने खुद देखा कि बहुत सारे विदेशी और अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग यह गंगा आरती देखने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। आरती की भव्यता यानी उसका ऐश्वर्य, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आरती के समय गंगा नदी का जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है। बनारस आने वाला प्रत्येक घुमक्कड़, यानी जो भी बनारस घूमने आया है, गंगा आरती जरूर देखना चाहता है। आप भी जाइए तो जरूर देखिए। अब अंत की तरफ चलते हैं, मेरी यात्रा समाप्त हो रही है। बनारस की अपनी यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने जमकर फोटोग्राफी की और वीडियो बनाए। फोटो के साथ साथ हम यहाँ की कुछ वस्तुएं भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। हमने वहाँ पर माँ के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी खरीदी। अब जरूरी नहीं हर जगह साड़ी मिलेगी, वहाँ पे और दूसरी चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ के लिए प्रसिद्ध रहेंगी। तो आप कहीं जाते हैं या कोई और किसी स्थान का निबंध लिखते हैं तो वहाँ की प्रसिद्ध वस्तु का जिक्र जरूर करें। बनारस की यात्रा मेरे और मेरे परिवार के लिए यादगार बन गई। वास्तव में किसी यात्रा का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति प्राप्त करना भी होता है। सचमुच बनारस के वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता घुली हुई है। तो यहाँ मेरी यात्रा अब समाप्त हो रही है। कुछ दिनों के बाद हम सभी मुंबई वापस लौटे और
लौट आए, परंतु मुझे और मेरे परिवार को जिस मानसिक शांति का अनुभव हुआ उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मेरे मन मस्तिष्क में आज भी बनारस की यात्रा की यादें ताजा हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है, दुनिया एक किताब है, जो यात्रा नहीं करते हुए केवल एक पन्ना पलटते हैं। दुनिया जैसे किताब होती है तो किताब की तरह ही पूरी दुनिया है। अगर आप यात्रा करते हैं तो समझो पूरी किताब पढ़ लिए, अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो जैसे आप एक पन्ना पलट रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे यह निबंध समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि मेरे दूसरे वीडियोज की तरह यह भी आपको बहुत पसंद आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।